कौन सी बेटियां अपने माँ बाप का नाम बदनाम करवाती हैं। मित्रों, कहते हैं मनुष्य चाहे जितना पढ़ ले, लेकिन जब तक उसके अंदर संस्कार, मानवता और दया नहीं होगी, वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। केवल कागजों पर डिग्रियां बनवाने से कोई फायदा नहीं, जब तक आपके अंदर आदर्श नहीं होंगे। मनुष्य और पशु में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मनुष्य को भी शिक्षा दी जाती है और पशुओं को भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन संस्कार विहीन शिक्षा किसी काम की नहीं होती। मनुष्य के अंदर आदर्श और उसका चरित्र और उसके संस्कार ही उसे पशुओं से अलग करते हैं, वरना वो एक पढ़ा लिखा जानवर होता है। मित्रों, आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और जानेंगे कि किस तरह एक पिता ने अपनी बेटी को सबक सिखाया, अपनी बेटी को आदर्शों का पाठ पढ़ाया। यह शिक्षा समस्त बेटियों व माता पिताओं को ध्यान से सुनना चाहिए। दर्शक बंधुओं, किसी नगर में एक रमाकांत नाम के एक अध्यापक जी रहते थे। वे बड़े ही ऊंचे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। सब लोग सदा उनका सम्मान करते थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी, नाम था चांदनी। चांदनी अपने नाम की तरह बहुत सुंदर थी। इकलौती होने के कारण माँ बाप भी उसके लिए बहुत प्यार करते थे। चांदनी जब छोटी सी थी तब वो पूरे दिन अपनी दादी के पास में खेलती थी। उसकी दादी भी उसके लिए बहुत लाड़ प्यार करती थी। घर में सबकी लाडली होने के कारण उसे सब लोगों का बहुत प्यार मिलता था। रमाकांत जी अपनी बेटी की हर एक इच्छा को पूरा किया करते थे। जो वो खाने को मांगती थी, जो वो पहनने को कहती थी, जहाँ वो घूमने को कहती थी, रमाकांत जी बिना देर किए ही उसे वही चीज़ ला करके देते थे। उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाते थे। स्कूल की शिक्षा पूरी करते करते वो बड़ी होती चली गई। जब वो विवाह के योग हो गई तो रमाकांत जी ने उसी शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में उसका विवाह कर दिया। मनोहर एक सरकारी कर्मचारी थे। हाल ही में उन्होंने अपनी सेवा से अवकाश प्राप्त किया था। अब वो अधिकतर समय अपनी पत्नी के साथ घर पर ही बिताते थे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा डॉक्टर बनकर अपने परिवार के साथ विदेश में रहने लगा। छोटा बेटा आर्मी में सेना के पद पर तैनात था। चांदनी का विवाह मनोहर के छोटे बेटा रंजीत के साथ में हुआ था, जो आर्मी में एक छोटे ओहदे का अफसर था। मनोहर और उनकी पत्नी, जिनका नाम था सावित्री, वो अब काफी वृद्ध हो चले थे, लेकिन दोनों के बीच काफी प्रेम था। चांदनी को अपने ससुराल में रहते रहते 4 साल व्यतीत हो चुके थे। वो अपने सास ससुर से हमेशा चिढ़ती रहती थी। चांदनी कभी अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो आए दिन उन्हें किसी न किसी बात पर अपमानित करती रहती थी और उनके लिए भला बुरा कहती रहती थी। मनोहर बहुत ही सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। वे और उनकी पत्नी कभी अपनी बहू से कुछ नहीं कहते थे। इसी बात का वो हमेशा फायदा उठाकर उनके साथ उद्दंडता का व्यवहार करती थी। खाने के लिए भी कभी उनके लिए कोई अच्छी वस्तु बना करके नहीं देती थी। जो बहू दे देती थी, मनोहर और उनकी पत्नी वही खाकर प्रसन्न रहते थे। एक दिन चांदनी किसी काम से शहर में घूमने चली गई। मनोहर और उनकी पत्नी दोनों घर पर ही थे। आज उनकी शादी का सालगिरह था। दोनों ने विचार किया, क्यों ना आज खीर बनाकर सालगिरह का जश्न मनाया जाए। मनोहर की पत्नी सावित्री खीर बनाने के लिए रसोई में चली गई। बड़े ही प्रसन्न मन से उसने खीर बनाई और एक प्लेट में रखकर अपने पति के पास में लेकर के आई और अपने पति से बोली, लो जी, मुँह मीठा करो। आज हमारी शादी का सालगिरह है। इतनी वर्षें हो गई हमारी शादी को और हमारा साथ अभी तक बना हुआ है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मरते दम तक हमारा साथ यूं ही बना रहे, और जब हमारा अलग होने का समय आए तो पहले भगवान मेरे लिए ही मौत प्रदान करे, क्योंकि पति के जीते जी जिस स्त्री का देहांत होता है वो स्त्री बड़ी भाग्यशाली होती है। पति के ना होने के बाद स्त्री का जीवन जीवन नहीं रहता। वो सावित्री अपने पति के साथ इस प्रकार की मीठी मीठी बातें कर रही थी और एक दूसरे को खीर खिलाकर अपने प्रेम को बांट रहे थे और दोनों ही बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक से चांदनी, जो कि उनकी बहू थी, वो घर में आ जाती है।
उसने देखा कि आज तो बुड्ढा और बुढ़िया दोनों पास में बैठकर खूब हंस मुस्कुरा रहे हैं। अपने सास ससुर का हंसना मुस्कुराना उसे बिल्कुल भी रास नहीं आया। उनके प्रेम को देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। वो एकदम से गुस्से से झल्ला उठी और कहने लगी, जरा सा बाहर क्या निकल जाएं, बैठ जाते हैं दोनों दांत घिंजाने। तब तक उसकी दृष्टि उस खीर की प्लेट पर पहुंच गई। यह देखकर कि इन्होंने मेरे ना होने पर खीर बना करके खाई है। अब तो वो उनके लिए और भी खरी खोटी सुनाने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी पड़ गई मेरे बिना रसोई में जाकर खीर बनाने की? क्या इस बात की तुमने मुझसे इजाजत ली थी? दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन अभी तक जीभ का चटोरपन नहीं गया। देखो, मैं थोड़ी देर के लिए शहर में क्या चली गई, दोनों की जीभ खीर खाने के लिए लपलपाने लगी। आज नहीं तो कल मौत उठाकर ले जाएगी, लेकिन जीभ का स्वाद अभी तक नहीं गया। यदि मैं 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चली गई तो तुम्हारी तो मौज हो जाएगी, पूरे घर को बेचकर खा जाओगी। चांदनी अपने सास ससुर से और भी बहुत सी बातें इस तरह की कहती रही। अपनी बहू की ये बातें सुनकर मनोहर से रहा नहीं गया। कहने लगे कि बहू, इतना क्यों बड़बड़ाती हो? यदि हमने खीर बना करके खा ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? आखिर ये घर हमारा भी तो है। इस घर की हर वस्तु पर मेरा पूरा अधिकार है। हम इस घर में अपनी मन मर्जी से रह सकते हैं और खा पी भी सकते हैं। तुम्हारे लिए इस बात से क्यों तकलीफ होती है? अपने ससुर की बात सुनकर चांदनी बोली कि अरे बुढ़े, ये घर तुम्हारा नहीं है और इस घर में रहना है तो तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से चलना होगा, नहीं तो जहां मर्जी हो वहां चले जाओ। तुम दोनों को अपने घर में रखने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारा दूसरा भी बेटा है, उसके पास में क्यों नहीं चले जाते? बंटवारे में कुछ अलग से मुझे नहीं दे दिया था। जो आपने बड़े बेटे को दिया था उतना ही मुझे दिया है। फिर कौन से हक से तुम इस घर में अपने मन मर्जी से खा पी सकते हो? बहू की इन बातों को सुनकर मनोहर कुछ डरी हवा से कहते हैं कि चांदनी, हमने इस घर में रहकर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम हम पर इतना बड़बड़ा रही हो? सिर्फ खीर ही तो बना करके खाई है। क्या खीर खाना जुर्म है? हमारा बेटा इतना कमाता है, क्या उसकी कमाई पर हमारा कोई अधिकार नहीं? पिछली बार रंजीत छुट्टियों पर घर आया था तो आपसे ही कहकर गया था कि माँ और बाबूजी का ख्याल रखना, जो ये खाने को मांगे वो इनको बनाकर देती रहना। आज तुम्हारे ना होने पर हमने खीर बना करके खा ली तो हमने कोई बुरा काम नहीं कर दिया। तभी चांदनी चिल्लाती हुई अपने सास ससुर से कहती है कि मेरे ना होने पर तुमने खीर बना करके क्यों खाई? तुम्हारे लिए नहीं पता है कि दूध कितना महंगा है, पैसे किसी पेड़ पर नहीं उगते। यदि खीर ही खानी थी तो मेरे आने का इंतजार कर लेते। सब्र नहीं हुआ क्या? मैं उस दूध से दही भी जमाती हूँ। पता नहीं दही के लिए दूध छोड़ा भी होगा या नहीं, या फिर सारा ही दूध गटक गए। चांदनी की सास सावित्री कहती है कि बहू, खीर के लिए तो हमने थोड़ा सा ही दूध इस्तेमाल किया है, बाकी दूध तो रखा है। चांदनी वो दूध जाकर के देखती है और अपने सास ससुर से कहती है, खबरदार, जो आगे से मुझसे पूछे बिना रसोई में कदम रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तब उसकी सास कहती है कि बहू, हम लोगों पर इतनी पाबंदी क्यों? हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं, आप कौन सा कमाने जाते हैं? जिस दिन हमारा बेटा हमें खाने के लिए मना कर देगा उस दिन हम नहीं खाएंगे। तुम इतना क्यों भड़क रही हो? सास की ये बातें सुनकर चांदनी और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है और जोर जोर से अपने सास ससुर पर चिल्लाने लगती है। दर्शक बंधुओं, संयोग से उसी दिन चांदनी के पिता रमाकांत अपनी बेटी के घर आए थे। रमाकांत जी काफी दिनों के बाद में अपनी बेटी के घर आए थे, मगर ये क्या, वे जैसे ही द्वार पर आए तो अंदर से उनकी बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वे घर के अंदर जाने की बजाय वहीं दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर अंदर का नजारा देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बुरी तरह से अपने बूढ़े सास ससुर पर भड़क रही है। वो उनके लिए तरह तरह की गालियां सुना रही है। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने झपट कर अपने ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीन कर नीचे पटक दी और बोली कि खबरदार, इस घर की मैं ही मालकिन हूँ, इस घर का खर्च चलाने वाला आपका बेटा मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी। पति की हर चीज पर पत्नी का अधिकार होता है। आज से तुम दोनों बुढ़ा बुढ़िया मेरे ही हिसाब से रहोगी। यदि तुमने इस घर में अपनी मर्जी की तो घर से बाहर निकाल दो,
इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। बेचारे मनोहर और उनकी पत्नी सावित्री, उन दोनों से कोई जवाब नहीं बना। अब उन दोनों का चेहरा लटक गया था, आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। रमाकांत जी द्वार पर खड़े होकर ये सब नज़ारा देख रहे थे। मनोहर अपने आंसू पोंछते हुए सोच रहे थे कि आदमी यही दिन देखने के लिए अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करता है, उन्हें पढ़ाता लिखाता है, उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है कि उनका जब विवाह हो जाएगा तो उनकी होने वाली पत्नी माँ बाप पर ऑर्डर चलाएगी और जब भी कुछ खाना होगा तो बहू से पूछना पड़ेगा, नहीं तो वो हाथों से छीन कर फेंक देगी। वे दोनों अपनी किस्मत को बैठे बैठे रो रही थी कि आज तक उन्होंने जो कमाया वो सब बेटों की पढ़ाई में लगा दिया, यहाँ तक कि घर भी बेचकर बेटों की नौकरी और पढ़ाई के लिए खर्च कर दिया। अब बेटा कमाने लगे तो उस पर बहू ने अधिकार जमा लिया। उनके पास में क्या बचा, सिर्फ बहू की डांट फटकार और गालियाँ। जरा जरा सी बात पर बहू आंखें दिखाती है। इस घर में रहकर कुछ खाने की भी स्वतंत्रता नहीं है। आज उनको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी बहू की खरी खोटी सुननी पड़ती है। बेटा बाहर नौकरी कर रहा है, कहें तो किससे कहें। यदि कभी उसने भी हमें गलत समझ लिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कहेगा तुम व्यर्थ में मेरी पत्नी पर दोष लगाते हो। आजकल बहुओं के आगे भला चलते किसकी है। मनोहर और सावित्री जी ये बातें सोच ही रहे थे, तभी चांदनी फिर से कमरे से निकल करके आती है और चिल्लाते हुए अपनी सास से कहती है, अरे बुढ़िया अभी भी वहीं पर बैठी है, फर्श पर पड़ी हुई खीर क्या मैं साफ करूंगी? जल्दी उठ और फर्श को साफ कर, उसके बाद में पोंछा लगा देना। सारा फर्श गंदा करके रख दिया है। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले दर्शक बंधुओं, चांदनी के इस प्रकार चिल्लाने पर बेचारी सावित्री जी रोते रोते फर्श को साफ करने लगी। इधर दरवाजे की आड़ में खड़े हुए रमाकांत जी अपनी बेटी का अपने सास ससुर के प्रति ये क्रूर व्यवहार देखकर अंदर से टूट गए। वे बड़ी खुशी के साथ में अपनी बेटी के घर आए थे, पर बेटी की हरकतों को देखकर उनका मन नफरत से भर गया। उनका मन ही नहीं हुआ कि ऐसी बेटी के घर में आगे कदम रखूं। दर्शक बंधु, रमाकांत बहुत ही पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति थे। वो वहीं से उल्टे पांव लौट पड़े। उन्हें अपने आप पर बड़ी लज्जा आ रही थी। सोच रहे थे कि मैं एक ऐसी बेटी का पिता हूं जो अपने सास ससुर के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। दर्शक बंधुओं, रमाकांत जी लौटकर अपने घर पहुंचे। उनका चेहरा बड़ा उदास था। अचानक अपने पति को उदास मुद्रा में देखकर उनकी पत्नी रोहिणी पूछने लगी, अजी आप तो बेटी के घर पर गए थे, फिर लौट कैसे आई? और आप बड़े दुखी लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? तब गहरी सांस लेते हुए वो रमाकांत जी बोले कि रोहिणी, हमारी बेटी ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। अब तो ये कहते पर भी मुझे बड़ी लज्जा आती है कि वो हमारी बेटी है। रोहिणी ने पूछा, ऐसा क्या कर दिया हमारी चांदनी ने? तब रमाकांत बताते हैं कि प्रिय, उसे पढ़ाया लिखाया, महंगे महंगे स्कूलों में शिक्षा दिलाई, मगर उसे संस्कारों का पाठ नहीं पढ़ाया कि सास ससुर के प्रति एक बहू के क्या कर्तव्य होते हैं, उनके साथ में उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। लगता है हमारी ही गलती की वजह से बेचारे उसके बूढ़े सास ससुर दुख भोग रहे हैं। एक बेटी जब अच्छा काम करती है तो उसके ससुराल का ही नाम ऊंचा नहीं होता, बल्कि उससे उसके माँ बाप का भी सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। जब वो कोई ऐसी वैसी हरकत करती है तो ससुराल के साथ साथ उसके माँ बाप का सर शर्म के मारे झुक जाता है। बेटी एक वो पौधा है जो उगता कहीं है और उसे रोपा कहीं और जाता है। यदि उस पर फल ना आए, यदि वो किसी को सुख ना पहुंचा सके, तो उसका बेटी होना व्यर्थ है। कुछ वृक्ष स्वयं दुख सहकर सिर्फ फल ही देते हैं, उसी तरह बेटी भी होती है। रोहिणी ने पूछा कि अजी हुआ क्या, मुझे पूरी बात तो बताइए। तब रमाकांत जी अपनी पत्नी को समझाते हैं। अपनी बेटी की काली करतूत अपनी पत्नी को बताई कि आज जब मैं बेटी के घर पर गया तो मैंने देखा कि वो अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रही थी। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए मैं उसके घर में घुसने से पहले ही लौट आया। मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है। उसके सास ससुर इतने सीधे सज्जन लोग हैं, उनके सम्मुख जाकर मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाता। इसलिए मैं वहाँ से लौट आया और मुझे लगता है कि ऐसी बेटी का माँ बाप बनकर हम लोग बहुत नीचे गिर चुके हैं। हमें उससे अपना रिश्ता समाप्त कर लेना चाहिए। अपने पति का जवाब सुनकर रोहिणी कहने लगी
अजी आप ये क्या कह रहे हो? वो हमारी बेटी है। यदि औलाद अपने रास्ते से भटक जाए तो उसका त्याग करने से अच्छा है कि उसका सुधार करना चाहिए। रिश्ता तोड़ने से तो उसके अंदर की कमी जीव की त्यों बनी रहेगी। तब रमाकांत बोले कि प्रिय, मैं आज गिलानी से मारा जा रहा हूँ। हमारा लाड़ प्यार दुलार आज उसने सारा मिट्टी में मिला दिया। हमने उसके लिए सब कुछ दिया था, पर रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये नहीं बताया। आज के स्कूल और कॉलेजों में संस्कार सिखाए ही नहीं जाते, उल्टा उनके लिए अंग्रेज बनने की शिक्षा दी जाती है और अंग्रेज बनकर वो मान मर्यादा के विपरीत चलने लगते हैं। अपने माँ बाप के प्रति भी उनका व्यवहार सम्मान का नहीं रहता। अच्छी शिक्षा के साथ साथ यदि आदर्शों का भी पाठ पढ़ाया जाए तभी शिक्षा जीवन में सार्थक होती है। इतना कहते कहते रमाकांत जी की आंखें भर आईं। पत्नी बोली कि देखो जी, ये वक्त दुखी होने का नहीं है, बल्कि संभल कर कुछ करने का है। आप अपनी बेटी को घर पर बुलाइए, उसे सम्मान पूर्वक यहाँ पर बुला करके लाइए। मैं उसके लिए सब समझा दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मित्रों, पत्नी के समझाने पर रमाकांत जी को कुछ धैर्य बंधा और अगले दिन वो अपनी बेटी को बुलाने उसके ससुराल पहुंच गए। सबसे पहले वो अपने समधी और समधिन से मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। उसके बाद में वो अपनी बेटी को बुलाकर ले जाने की उनसे अनुमति मांगते हैं। चांदनी वहीं पास में खड़ी थी, एकदम से अकड़ कर कहने लगी कि पापा जी, इसमें इतनी अनुमति मांगने की बात क्या है? मैं अपने घर जा रही हूँ, कहीं और नहीं जा रही। मित्रों, इस प्रकार रमाकांत जी अपनी बेटी को अपने घर पर बुला करके ले आए। चांदनी अपनी माँ से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। माँ ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से गले लगाया और कहा कि बेटी, तुम बैठकर आराम करो, तब तक मैं तुम्हें खाने को कुछ बनाकर खिलाती हूँ। चांदनी बोली कि माँ, तुम खाना छोड़िए, मुझे ये बताओ कि दादी कहाँ हैं? दादी घर में नजर नहीं आ रही हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि चांदनी अपनी दादी से बहुत प्रेम करती थी। रोहिणी अपनी बेटी के पूछने पर बड़ा अटपटा सा जवाब देती है कि वो बुढ़िया होगी, कहीं पड़ी होगी, मुझे क्या पता। मैं उसके आगे पीछे थोड़ी ही घूमती रहती हूँ, मुझे घर के और भी काम देखने पड़ते हैं। चांदनी अपने दादी के बारे में अपनी माँ के मुख से ऐसा रूखा उत्तर पाकर बड़ी उदास हुई, लेकिन उसके लिए अपनी दादी से मिलना था। वो अपनी दादी को घर में इधर उधर तलाशने लगी, आवाज लगाने लगी। तब तक उसकी नजर पहुंच गई। उसने देखा कि उसकी दादी बाथरूम के बाहर बदहवासी पड़ी थी। चांदनी दौड़कर दादी के पास में जाती है और उनको उठाकर बैठाती है और अपनी माँ से गुस्से में पूछती है, हे माँ, तुमने दादी का ये क्या हाल बना करके रखा है? देखो ना कितनी कमजोर हो गई हैं, कुछ खाने को नहीं देती क्या? चांदनी की माँ ने तपाक से जवाब दिया, अरे बेटा, तू इस बुढ़िया की बात छोड़, ये तो हर समय चटोरपना करती रहती है, पछता तो कुछ है नहीं। कल से बार बार कपड़े गंदे कर रखे हैं, इसलिए मैंने इसको बाथरूम के बाहर डाल दिया है। अब बार बार मुझे परेशान नहीं करेगी। चांदनी अपनी माँ से बोली, अरे माँ, तुम भी, यदि दादी ने अपनी पसंद का कुछ खा भी पी लिया तो क्या हो गया? बुढ़ापे में उनका भी मन करता होगा, पेट खराब हो गया तो दवा दिलवा देती। क्यों दादी की इतनी बेकदरी कर रखी है? इतना कहकर वो अपनी दादी को उठाकर अपने कमरे में ले गई। लेकिन चांदनी की माँ थोड़ी देर बाद अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें फिर बाथरूम के बाहर छोड़ गई और कहती है, चांदनी, ये बुढ़िया सारा बिस्तर गीला कर देगी, इसको यहीं पर पड़ा रहने दो। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर चांदनी को अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। कहने लगी कि हे माँ, तुम कैसी कठोर हो, दादी के साथ में जानवरों जैसा सुलूक करती हो। तब रोहिणी उसे डांटती हुई बोली कि बेटा, तू चुप रहे, ये तेरा घर नहीं है, मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँगी, तुझे इससे क्या? तू इस घर की मेहमान है और मेहमान बनकर रहे, मालकिन मत बन। चांदनी कहती है कि हे माँ, तुम बड़ी निष्ठुर हो गई हो, तुम्हें दादी के साथ में ऐसा व्यवहार करते हुए लज्जा नहीं आती? कम से कम इनके बुढ़ापे का तो ख्याल किया होता। मित्रों, उसके बाद में चांदनी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, दादी तो आपकी माँ हैं, मम्मी उनके साथ में इतनी निष्ठुरता से पेश आती हैं, तुमको देखकर बुरा नहीं लगता? तुम माँ से कुछ कहते क्यों नहीं? मित्रों, अपनी बेटी की बात सुनकर रमाकांत को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी के गाल पर झट से एक तमाचा जड़ दिया और बोले, मुझे शिक्षा कौन दे रहा है? वो जो खुद अपने सास ससुर के साथ में पशुओं से व्यवहार करता है। वे अपनी पसंद का कुछ खाना चाहें तो तू उनके हाथ से छीन कर फेंक देती है और उसके बाद में नौकरों की तरह
उन्हीं से फर्श साफ कराती है, उनके साथ उद्दंडता से पेश आती है, उन्हें ऊंची आवाज में गालियां सुनाती है। उस समय क्या तेरा संस्कार मर जाता है? तू उनको खाने पीने के लिए दुखी रखती है। तेरी इजाजत के बिना वे रसोई में भी नहीं घुस पाती। बेटी, बुजुर्गों के साथ में कैसा व्यवहार करना है ये हमने तुमसे ही तो सीखा है। कल जब तुम अपने सास ससुर के साथ बुरा बर्ताव कर रही थी, उस समय मैं तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ा था। बड़ी खुशी के साथ में मैं तुम्हारे घर पर गया था, लेकिन तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं वहीं से वापस लौटकर चला आया। मैं तो तुमसे कल ही रिश्ता तोड़े ले रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे समझाया तो मेरा गुस्सा कुछ शांत हुआ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक बेटी अपने पिता के मस्तक को ऊंचा उठा भी सकती है और झुकवा भी सकती है। तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे अंदर की मानवता मर चुकी है। आज तुम्हारे लिए अपनी दादी पर बड़ा तरस आ रहा है। पिता की बात सुनकर चांदनी को सांप सूंघ गया। उससे कुछ कहते नहीं बना। चांदनी की माँ ने समझाया कि बेटा, तुमने अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जिस पति की तुम देवता समझकर पूजा करती हो, तुम्हारे सास ससुर उसी देवता के माता पिता हैं। उनके साथ में तुम इतना बुरा बर्ताव करती हो। क्या तुम्हारे लिए हमने यही सिखाया था? सोचो, जब ये बात दामाद जी को पता चल गई तो वो तुम्हारी कितनी इज्जत करेंगे। तुम इतनी गिर जाओगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। अपनी माँ की बात सुनकर चांदनी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने माता पिता से क्षमा मांगने लगती है। चांदनी के पिता कहते हैं कि बेटी, यदि क्षमा मांगनी है तो तुम अपने सास ससुर से मांगो, क्योंकि तुमने उन्हीं का अपराध किया है, उनको दुख देकर। तब चांदनी कहती है कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो यही सोचती थी कि मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे पति से ही है, मेरे सास ससुर तो मुझ पर बोझ हैं। तब चांदनी के पिता बोले कि बेटी, असली गृहिणी वो होती है जो सबको खिलाकर खाती है। उसके होने से सबको सुख मिले पर कोई दुखी ना रहे। हे बेटी, एक बेटी से दो परिवार जुड़े हुए होते हैं। यदि उसकी वजह से परिवार की मान प्रतिष्ठा भंग होती है तो दो परिवार बदनाम होते हैं। बेटी की एक गलती से दो परिवार कलंकित हो जाते हैं। जब कोई बेटी बदनाम होती है तो उसे कोई हीन दृष्टि से देखता है तो वो उसके माँ बाप को भी हीन नजरों से देखता है, उनको भला बुरा कहता है। बेटी का बुरा बर्ताव पिता के मान को भी धूमिल करता है। जब कोई बेटी नाम कमाती है तो उसके पिता का भी नाम ऊंचा हो जाता है। हे बेटी, इज्जत तो खुद खाने में नहीं होती, इज्जत तो खिलाने में होती है। स्वयं तो पशु पक्षी भी खा लेते हैं। पति के माता पिता का स्थान तुम्हारे माता पिता की जगह होता है। यदि वो दुखी रहेंगे तो तुम्हारे माता पिता को भी दुख होगा। जो दूसरों की इज्जत करता है उसकी भी लोग अपने आप इज्जत करने लग जाते हैं। अपने घर के बुजुर्गों को कभी तुच्छ सा समझकर उनका अपमान ना करें। वो पूजा के योग्य होते हैं। जो अपने बुजुर्गों को रुलाकर सुख की कामना करता है वो कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रहता। श्रोताओं, अपने पिता की ये बातें सुनकर चांदनी को अपनी करनी पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वो आत्मग्लानि से भर गई और कुछ दिनों के बाद में जब वो लौट कर आई तो अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और उनके साथ में अच्छा व्यवहार करने लगी। उसके सास ससुर भी चांदनी को अपनी बहू समझकर उस पर अपना प्रेम बरसाने लगे। प्यारे श्रोताओं, एक पिता की शिक्षा ने एक बेटी का घर बिगड़ने से बचा लिया। प्यारे दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी माँ बाप को अपनी बेटी को यही शिक्षा देकर ससुराल भेजना चाहिए ताकि उनका नाम कभी धूमिल ना हो और वो गर्व से कह सके कि ये हमारी बेटी है। मित्रों, ऐसा ना हो कि माँ बाप को बेटी के कुछ कारनामों की वजह से मुंह छिपाकर दरवाजे से ही पीछे लौटना पड़े। तो प्यारे श्रोताओं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय हमें कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।